Started? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसी रही आप लोगों की पढ़ाई इन कुछ दिनों? काफी टाइम के बाद क्लास हो रही है। लेक्चर नंबर कितना है? 13 होगा आई थिंक। इसमें लेक्चर नंबर नहीं लिखा है ना। लेक्चर नंबर 13। मिस यू मैम, मिस यू बच्चों। आई थिंक लेक्चर नंबर 13 है। आज लास्ट क्लास है। ज्यादा लास्ट क्लास मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। ज्यादा टॉपिक बेटा इस चैप्टर में बचा नहीं है। आपको पता है मोस्टली टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। कुछ जनरल बातें हैं, वो जनरल बातें कुछ एनसीईआरटी से मैंने आपसे कहा था रीड भी करेंगे और कुछ आप लोग भी रीड करेंगे। ज्यादा आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पीवाई क्यूज भी करने हैं और तपस्या सीरीज करनी है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत बड़ा चैप्टर था, तो बहुत बड़ा चैप्टर फाइनली बेटा खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीवाई क्यूज करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बाकी पूरे चैप्टर से ही बेटा क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। एमसीक्यूज भी है, स्टेटमेंट बेस्ड भी है, असर्शन रीजन भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो पूरा चैप्टर जो है ना बेटा, पूरे चैप्टर के हर एक पार्ट में से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग कैसे हैं ये बताइए। आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की या नहीं की? जल्दी बताइए। क्या आप लोगों ने ड्रग्स के लिए वो वाला एक जो जैसे मैंने बनाने के लिए कहा था वैसे बनाया आप लोगों ने पढ़ने के लिए? जो मैंने आपसे कहा था कि एक ना छोटे, मेरे पास तो बोर्ड में कम स्पेस है थोड़ा, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा कोशिश की कि मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दूं मैं कैसा बनाने के लिए कह रही थी। अगर आप ऐसे करोगे ना तो इसकी मदद से आप मतलब ये वाला एक बार देखना मैं कैसा आपको बोल रही थी एक टेबल बनाने के लिए चार्ट में, ऐसा सा कुछ बना सकते हो ताकि ना आपको याद रहे कि किसका क्या फंक्शन होता है, किसके एग्जाम्पल क्या है, किसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, कौन। नहीं बनाया फिर तो बहुत बेकार बात है ना बेटा, नहीं बनाया और यस मैम कर रहे हो, सिर्फ झूठ बोल रहे हो तो गंदी बात है बेटा। ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब भी आप लोगों के इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, अच्छा सुनो, जब भी बेटा क्या होती है, ऐसे ही याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती अगर ऐसे ही याद हो गया तो, है ना। एक बात मेरी सुनिए बच्चों, अब आप लोगों का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मैं आशा करती हूं कि अच्छे से आप लोगों ने साथ साथ क्लास में पढ़ाई की है। कैसी पढ़ाई की है उस वो तो बेटा तुम्हारे परफॉर्मेंस से पता चलेगी जब तुम आज ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे कैसे मार्क्स लेके आ रहे हो उस हिसाब से बेटा आप अपनी एनालिसिस करना। चश्मा और गंदा हो गया मैंने साफ किया, तो उस हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी आपने की है इस चैप्टर में। आवाज तो एकदम ठीक है ना यार? हाँ, वो तो मैं दिखाऊंगी दिखाऊंगी। हाँ, बाकी ये है कि लिख लिख कर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये है कि जब भी आप लोग को ऐसी छुट्टियां मिलती है तो आप लोग उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि आप देख सकते हैं आज कितनी डेट है बेटा, 22 अगस्त 2024। और इसका मतलब है बेटा कि अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फिर आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आपके बोर्ड्स के लिए आप परेशान हो रहे होगे। तो समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है बेटा। 12th तो आपको खत्म करनी है, साथ के साथ जब मैम और बाकी सारे सर आपका रिवीजन कराएंगे 11th का, तो आपको रिवीजन भी तो करना है ना बेटा। और जब आपको रिवीजन करना है तो आपका 12th वाला पार्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी आप 11th के रिवीजन में फोकस कर पाओगे। तो अपनी जिंदगी में बहुत सारा रायता फैलने से अगर तुम्हें बचाना है बेटा तो समय है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बैकलॉग्स को कवर करना 12th के स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर 11th की रिवीजन स्टार्ट हो गई तो फिर समय आप लोगों को नहीं मिलेगा कि आप फिर 12th के बैकलॉग को करो या बोर्ड्स के लिए अलग से करो, फिर बहुत पेन पॉइंट हो जाएगा, है ना। समझ गए? यस एवरीवन। तो क्या मेरी सपोला आर्मी एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करें हम पिछली क्लास का? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या पिछली क्लास का एक बारी बेटा क्विक रिवीजन करें? यस एवरीवन, शुरू करें। यस, रिवीजन शुरू करें एक बारी। देखो आज हमें बेटा वैसे तो कुछ एनाबॉलिक कुछ मैं नोट फॉर्म में एक दो ड्रग्स के बारे में और लिखवाऊंगी, जैसे डायूरेटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कुछ नार्कोटिक्स जिनको स्पोर्ट्स, नार्कोटिक्स के बारे में तो हम लिख चुके हैं, ओपिएट, नार्कोटिक्स, मॉर्फिन, हीरोइन, है ना।
लेकिन कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और डायूरेटिक्स के बारे में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जिनको भी स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल एथलीट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए इनके साइड इफेक्ट्स दिए हुए एनसीईआरटी में। तो थोड़ा सा ये बताऊंगी, अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, अल्कोहल से रिलेटेड कुछ टॉपिक ना मैं एनसीईआरटी से मेरे साथ आपको रीड कराऊंगी, ठीक है, उसको एनसीईआरटी से ही रीड करेंगे। और बाकी कुछ कुछ चीजें जो मैं चाह रही थी आप एनसीईआरटी से रीड करो, तो वो मैं आपको बता दूंगी, आपको कौन सा रीड करना है और मैं कौन सा रीड करवाऊंगी वो मैं साथ में बता दूंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक बारी मैं आपको बताऊं, समाप्ति एक्सप्रेस जो चलाएंगे ना, मैं इस तरीके का कुछ टेबल बनाने के लिए आपको कह रही थी, ठीक है। एक बारी इस टेबल को ध्यान से देखो, मेरे बोर्ड में ना जगह कम थी, तो मेरे पास जगह कम थी इसीलिए तो मैं तो पूरा एकदम अच्छे से नहीं बना पाई हूं, बट इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी बच्चों, है ना। देखो देखो, मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको ड्रग्स को कुछ ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करना है। बेटा ड्रग्स ऐसे कोई भी केमिकल्स थे जिनकी प्रेजेंस ऑल द टाइम बॉडी में चाहिए थी और आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, बेसिकली डिपेंडेंसी आ जाती है, और डिपेंडेंसी मतलब एडिक्शन आने लगता है, लत लगने लगती है। मैंने ये भी बताया था कि जब ऐसे इंसानों को बेटा आप ड्रग्स लेने से स्टॉप करने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, तो आपको उसमें बहुत सारे विड्रॉल सिंड्रोम सिम्टम्स दिखते हैं, है ना। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, अग्रेसिवनेस दिखता है, नोजिया, शेकीनेस, है ना, स्वेटिंग, ये एबनॉर्मल कुछ बिहेवियर वो इंसान शो करने लगता है, जिसे विड्रॉल सिंड्रोम बोला जाता है। ऐसे इंसान को वापस ड्रग्स देने लग जाओ तो वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, बट आपको उससे वापस से ड्रग्स नहीं देने हैं, ठीक है ना। इसे विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। अब ड्रग्स को बेटा, वैसे तो ड्रग्स आर मेडिसिन, एक्चुअल में हम इसका मिसयूज करने लगते हैं। आपने इनमें से कितने सारे ड्रग्स के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखे, है ना, जिसका यूज भी है, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हो, हम उसको मिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स जो है बेसिकली शो करने लगता है, ठीक है ना। बेटा मैंने कहा था आप ड्रग्स को ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, राइट, एज पर एनसीईआरटी। अगर आप देखोगे एक कैटेगरी मैंने ट्रैंक्विलाइजर्स की बताई है, ऐसे रिवाइज करना है तुम्हें ड्रग्स को, तो तुम्हारे में ना गलतियां नहीं होंगी। नंबर 2 तुमने बोला बेटा ओपिएट नार्कोटिक्स। नंबर 3 कैटेगरी तुमने पढ़ी थी स्टिमुलेंट्स की, और स्टिमुलेंट्स में ना बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा था, स्टिमुलेंट मतलब एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने वाले, तुमने पढ़ा था टोबैको, तुमने पढ़ा था एम्फिटामिन्स, एम्फिटामिन्स के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है बेटा। और तीसरा क्या पढ़ा था स्टिमुलेंट में तुमने, टोबैको, क्या बोलते हैं, टोबैको कोकेन एंड एम्फिटामिन्स, ये 3 स्टिमुलेंट तुमने पढ़े थे। सबसे यहाँ पे टेबल के अंदर ना तुम कोकेन के बारे में लिखना, क्योंकि यूजुअली कोकेन को कंपेयर कर सकते हो तुम बाकी सबसे, टोबैको को अलग से भी याद रख सकते हो, टोबैको के बारे में जितने भी पॉइंट्स बताए थे। और एम्फिटामिन्स के बारे में तो बेटा एक ही लाइन हमने लिखी हुई थी कि दे आर मिसयूज बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, वो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, हमने 2-3 ही लाइन लिखी थी। तो यहाँ जब टेबल बनाओगे तो स्टिमुलेंट में आप कोकेन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ हैल्यूसिनोजेंस आपने लिखा है, चौथा कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करते हैं। हैल्यूसिनेशंस का मतलब होता है ऐसी कुछ चीजें आपको दिख रही होती है या समझ आ रही होती है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हैल्यूसिनेशंस हो रही है। आपने बहुत सारे हैल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स पढ़े, यहां टेबल में जब बनाओगे तो आप कैनाबिनॉइड्स के बारे में लिखना। कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल आपने लिखे थे हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना। इसके अलावा तुमने और भी कैनाबिनॉइड्स, आपने और भी हैल्यूसिनोजेंस पढ़े ना बेटा, जैसे आपने एलएसडी के बारे में पढ़ा, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलामाइड, है ना, द मोस्ट पोटेंट हैल्यूसिनोजेन। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था जो हैल्यूसिनोजेनिक होते हैं, दतूरा पढ़ा आपने, एट्रोपा, बेलेडोना पढ़ा, इनकी भी हैल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। बट आप जब टेबल बनाओगे तो आप कैनाबिनॉइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में लिखना, यानी यहाँ पे जब आप हैल्यूसिनोजेंस लिखेंगे तो कैनाबिनॉइड्स के बारे में लिखना, यहाँ स्टिमुलेंट्स लिखोगे तो कोकेन के बारे में लिखना, यहाँ ओपिएट नार्कोटिक्स लिख रहे हो तो ओवरऑल मॉर्फिन, हीरोइन के बारे में लिख रहे हो, यहाँ ट्रैंक्विलाइजर्स लिख रहे हो तो बेंजोडायजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। ये अभी नहीं करना है, ये मैंने करने के लिए दिया था, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो क्लास के बाद इस चीज को आप करना, ठीक है। यस, अब देखो बेटा, बेंजोडायजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स विच आर द एग्जांपल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। यहां मैंने मॉर्फिन और हीरोइन एग्जांपल ऑफ ओपिएट नार्कोटिक्स, अगेन वेरी कॉमन ड्रग मिसयूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन।
फिर मैंने स्टिमुलेंट में यहाँ पे ना बेटा मैंने किसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कोकेन के बारे में, यहाँ मैंने कोकेन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। हैल्यूसिनोजेंस में मैंने कैनाबिनॉइड के बारे में बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बात सबको समझ आ रही है तो एक थम्स अप देना बेटा, एक थम्स अप देना, ठीक है, यस यस। फिर बेटा जब हम बात करते हैं आपके ट्रैंक्विलाइजर्स की या ओपिएट नार्कोटिक्स की, तो ये दोनों ही कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों ही डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये आपकी एक्टिविटी को ना कम कर रहे होंगे, और जब भी आप ऐसा ड्रग पढ़ रहे हो जो स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आ रहा है, आपका कैफीन भी इसी कैटेगरी में आता है, वो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है बेटा। कोई भी स्टिमुलेंट आप पढ़ो, चाहे आप टोबैको की बात करो, चाहे आप कोकेन की बात करो, चाहे आप एम्फिटामिन्स की बात करो, आप चाय कॉफी आइसक्रीम इन सब में कैफीन की बात करो, वो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और हैल्यूसिनोजेंस बेसिकली हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ड्रग्स इनमें से भी ऐसे थे जिनका ओवर यूजेज, जैसे कोकेन अगर एक्सेसिव डोजेज हो जाए तो इससे भी हैल्यूसिनेशंस हो सकती हैं। आपने फिर ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ा, ये डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बेटा कम करते हैं, मतलब कि सप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट ब्रिंग्स कामनेस, बॉडी को शांत करने में काम आता है, एंड इट प्रमोट्स स्लीप। जब ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं, याद है मैंने एक बताया था, एनिमल को कंट्रोल में लाने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, प्रमोट स्लीप, नींद आने लगती है। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी तुमने लिखा था कि ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं, स्लीपलेसनेस होती है जिनमें, उनको आप ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हो टू प्रमोट स्लीप। बट लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं, है ना, समझ में आ रही है बेटा बात? ये वाली बात तो क्लियर है ना, इसमें मेरे को लगता नहीं है तुम्हें कोई दिक्कत होगी। इसके रिसेप्टर्स एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए थे, और इसके बारे में और ज्यादा ये वाली इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम, या इसके रिसेप्टर्स क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी नहीं है। आप चाहो तो लास्ट में ना यहाँ इसके फंक्शंस लिखना, और सिर्फ बेटा वो चीज आप मेंशन करना जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जबरदस्ती डेटा ऐड नहीं करना, जबरदस्ती डेटा ऐड नहीं करना, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में। मॉर्फिन का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है हीरोइन, कॉमनली नोन एज स्मैक, टेकन इंट्रावीनसली और इट इज स्नॉटेड, है ना। आपने पढ़ा था क्रिस्टलाइन होता है, बिटर होता है ना, फिर ओडरलेस होता है, ऐसी आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। आप ओपिएट नार्कोटिक्स के रिसेप्टर्स भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द जीआई ट्रैक्ट, पढ़ा है ये आपने। मॉर्फिन को वेरी गुड सीडेटिव माना जाता है, अगर ऑपरेशन हुआ है तो पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए इट इज यूज्ड एज अ सीडेटिव। तो फंक्शन के साथ अगर किसी का भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है बेटा, इसके बारे में दिया हुआ है कि एंटी एंग्जाइटी, और इसके बारे में दिया हुआ है इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए, ट्रीट इंसोम्निया, इंसोम्निया मत लिखना, सिर्फ ट्रीट इंसोम्निया, इस तरीके से आपको लिखना है अगर किसी के लिए मेंशन है तो। जैसे इसके लिए मेंशन है, यहां आप सीडेटिव की तरह इसे यूज कर सकते हो, और ये वाले ड्रग्स का भी यूज करते हो तो आपकी एक्टिविटी सप्रेस होती है, आपकी एक्टिविटी कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक तरीके से सप्रेस करने का काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, राइट बच्चों। इसके बारे में तो एनसीईआरटी ने ये भी दिया हुआ है कि ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, यहां पे हमने नहीं लिखा है इसके बारे में, बट इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पैपेवर सोमिनिफेरम। एनसीईआरटी में इसका क्या बोलते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है, पॉपी प्लांट को बना के भी दिखाया हुआ है, तो वो भी आपको देखना है। कैनाबिनॉइड का लीफ भी बनाया हुआ था, याद है ना। इसकी बात हो गई। फिर बात करते हैं बेटा स्टिमुलेंट की। अब स्टिमुलेंट्स के बारे में एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, स्टिमुलेंट में मैं बात कर रही हूं यहाँ पे कोकेन की। टोबैको को अलग से पढ़ना बेटा कि टोबैको 400 सालों से यूज हो रहा है, टोबैको में निकोटीन होता है, टोबैको को स्मोक किया जाता है, टोबैको को च्यू किया जाता है, टोबैको को स्नफ किया जाता है, टोबैको के डब्बे में लिखा रहता है कि भैया कैंसर कॉजिंग है, पर फिर भी लोग करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना बेटा। और टोबैको यूज करने से आपकी एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है, जिससे कि आपकी एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स रिलीज होती है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन्स है, ये रिलीज होगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है ना। टोबैको स्मोकिंग से अलग अलग दिक्कतें आती है, एम्फाइसीमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, आपको ब्लैडर कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है ना। ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी।
टोबैको स्मोक करने से ऑक्सीजन बाउंड हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है, क्योंकि इसके स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बॉडी में बढ़ती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से बेटा हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, 200 से 250 टाइम ज्यादा एफिनिटी है, और वो जाके जब हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है ना, तो बेटा इरिवर्सिबल टाइप ऑफ बाइंडिंग होती है। तो ऑक्सीजन बेचारा अकेला रह जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा है वो जा जाके बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा। ये सारे आपने टोबैको से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े, यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है जब आप टेबल बना रहे होगे। और एम्फेटामिन्स मैं आपको बता चुकी हूं। यहां पे आप बात करोगे कोकेन की, कोकेन के बारे में तुमने लिखा ऑल्सो नोन एज कोक, ऑल्सो नोन एज क्रैक, है ना, और ये आपकी बॉडी में एक्टिविटीज को बढ़ाता है। अ प्लांट इराइथ्रोजाइलम कोकोआ नेटिव टू साउथ अमेरिका, यहां से इसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसमें भी दिया हुआ है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, इसके बारे में भी दिया हुआ है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम। रिसेप्टर्स यहाँ पे दिए नहीं हुए, बट इसके भी रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं, बट इसके रिसेप्टर्स एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। कोकेन आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, अलर्टनेस बढ़ाएगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा, टॉकेटिवनेस बढ़ाएगा, यूफोरिया कॉज करेगा, यूफोरिया तो ये भी कॉज करता है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कैन ऑल्सो कॉज हैल्यूसिनेशंस। कोकेन के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद एनसीईआरटी ने लिखा है, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा जिससे सवाल बन सकता है, बेटा बताओ। एक क्वेश्चन और, इंक्रीज एनर्जी, वेरी गुड कृष्णकांत, कृष्णकांत का आंसर सबसे पहले है, फिर समा परवीन का भी आंसर आया है, वेरी गुड, वेरी गुड, दिव्यांशु का भी आंसर आया, प्रियांशु का भी आंसर आया है, शनाया, अरे बेटा शिवा, वेरी गुड। इसके बारे में दिया हुआ है कि इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। ये याद रखना है बेटा, जब भी आपको किसी भी ड्रग से रिलेटेड एक कोई भी एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन करोगे, प्रॉपरली टेबल बनाओगे, ठीक है ना। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी ने बहुत कहानी डिटेल में नहीं दे रखी है, बट आपको ये याद रखना है कि ये क्या करता है ना बेटा, जब भी आप कोकेन लेते हैं तो कोकेन की मदद से आप डोपामीन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं अपने जंक्शन में, न्यूरोमस्कुलर साइनेप्स में डोपामीन की मात्रा को बढ़ाए रखते हैं। डोपामीन आपके लेवल जो होता है ना डोपामीन का, वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। मेथड एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप अगर उस पर पीएचडी ना भी करो तो चलेगा, बट ये पॉइंट याद रखना है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से इंटरफेयर करता है और कौन सा ड्रग करता है, तो कोकेन करता है। फिर आपने पढ़ा हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये बेटा डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस कॉम्बिनेशन से बेटा ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। इसे बेटा ओरली भी लिया जाता है और इसे स्मोक भी किया जाता है ना। ये भी वैसे यूफोरिया कॉज करता है, लेकिन इसका मेन काम है, ये एक साइकीडेलिक ड्रग है, साइकोसिस कॉज कर रहा है। साइकोसिस मतलब आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। वैसे भी इसके रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, तो आपके ब्रेन से ही खेल रहा है, देखा जाए तो आपको हेल्यूसिनेशंस होती है। तो मेजर काम इसका ऐसे है। क्या आप लोग को समझ में आया बेटा? क्विक रिवीजन हुई सारे ड्रग्स की, और ये समझ में आया कि आपको रिवीजन अगर करनी है और गलती अगर ना हो, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर हो, तो ऐसा एक टेबल जरूर बनाना, और अपने टेबल जहां पढ़ते हो, स्टडी टेबल या जहां पे भी पढ़ते हो, वहां आगे चिपका के जरूर रखना बेटा। हो ही नहीं सकता आपसे गलती हो। और अभी आप पीवाईक्यूज करोगे ना, इतने हलवा सवाल आते हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है डरने की। अभी खुद सॉल्व करोगे तो खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैम ऐसे सवाल आए हैं, बताओ। ठीक है, डन, यस एवरीबॉडी, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, सब्र करो बच्चों, सब्र करो। अब बेटा जी हमें आज ना देखो, एक दो पॉइंट्स में लिखवाऊंगी। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हेडिंग मत डालो, ऐसे नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। कुछ और ड्रग्स के बारे में बता रही हूं जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि इनको भी मिसयूज किया जाता है बाय स्पोर्ट्स पर्सन। डोप टेस्ट में इसे यूज वो भी करते हैं, चेक भी करते हैं। डोप टेस्ट सुना है ना, कि वो एथलीट क्लीन है या नहीं है ना, तो उसके डोप टेस्ट किया जाता है, उसके देखा जाता है कि उसके बॉडी के अंदर कहीं ड्रग्स तो नहीं है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो कुछ ऐसे ड्रग्स को एनसीईआरटी ने लास्ट में मेंशन किया हुआ है, एक नोट डाल के लिखना बेटा। और मैं आपको एनसीईआरटी से ये चीज दिखाऊंगी भी। एनसीईआरटी कहती है
some other drugs like, आपने स्टेरॉइड्स तो सुने ही होंगे ना, जो जैसे बॉडी बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, है ना, तो स्टेरॉइड्स यूज करके मसल डेवलप कर लेते हैं। स्टेरॉइड्स सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, सिंथेटिक बनाए गए ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स। किसी को डायूरेटिक्स का मतलब याद आ रहा है? ये 11वीं कक्षा में हमने डायूरेसिस एक टर्म पढ़ा था। आधे बच्चों का तो 11वीं बिल्कुल खाली होगा, पर जिसको याद आ रहा है, डायूरेसिस और डायूरेटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन पास आउट करा दें, बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करा दे, ऐसे ड्रग्स। ठीक है, समझ रहे हो? यस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम एक पढ़ते हैं, ADH, वो डायूरेसिस को रोकता है। और डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ये स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉडी में से एक तो वाटर चला गया, और कई सारी ड्रग्स जो है इस यूरिन से भी वॉश आउट हो जाती है ना। तो डायूरेटिक्स, एक तो बोर्ड को बेटा मौत आ रही है, डायूरेटिक्स कॉजेस डायूरेसिस, मैं लिख भी दे रही हूं, डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम यूरिन से वाटर का ही तो लॉस होता है, इसमें नई बात कौन सी है? अरे बहुत सारा वाटर लॉस, नॉर्मल वाटर लॉस नहीं। हम तो बेटा मैमल्स है ना, तो हम बहुत ज्यादा यूरिन लॉस नहीं करते हैं बेटा। हमारा जो यूरिन होता है बहुत कम बनता है यूरिन, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूरिन बन रहा है तो उसे डायूरेसिस बोलते हैं, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है अगर यूरिन से, है ना। दैट इज डायूरेसिस, एनाबॉलिक्स, डायूरेटिक्स एंड इवन बेटा नार्कोटिक्स, ओपिएट नार्कोटिक्स का भी मिसयूज करते हैं, मॉर्फिन वगैरह जो आपने पढ़ा। अब ना ये पॉइंट तो आपने लिखा ही, बट इनके कुछ साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का जब बेटा कोई भी फीमेल एथलीट हो या मेल एथलीट हो, जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज करते हैं ना, आप बॉडी देख के भी वैसे बता सकते हैं कि भैया इसने स्टेरॉइड्स का यूज किया है ना। तो यही साइड इफेक्ट्स कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो क्योंकि बेटा पॉइंट डायरेक्ट है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूं। याद रखना है कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन अ मेल एंड इन अ फीमेल, है ना। यूज करते क्यों है भाई? सम अदर ड्रग्स, ओपिएट नार्कोटिक्स मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, किया क्यों? मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, किया क्यों बेटा? अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन फॉर इंक्रीजिंग देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, मसल डेवलपमेंट, ओवरऑल परफॉर्मेंस, मसल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब मैं आपको इनके साइड इफेक्ट दिखा रही हूं। साइड इफेक्ट्स इन मेल एंड फीमेल। आप देखोगे कई सारे मेल्स में फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, और कई सारी फीमेल्स में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। अभी मैं आपको बेटा ये दिखाती हूं, है ना। पहले इसे बेटा डन डनाडन डन कर लो। इसे डन कर लो, फिर हम बेटा इसे टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ओमराज, एक तो इससे वेट कंट्रोल होगा ना, वाटर से। एक तो बेटा डायूरेटिक्स देख, एक तो वाटर इज द वाटर कंटेंट भी तुम्हारी बॉडी का एक वेट है ना। और दूसरा डायूरेटिक्स में थ्रू द यूरिन मेनी ड्रग्स कैन पास आउट, ताकि वो डिटेक्ट ना किए करे जा पाए डोप टेस्ट में, है ना। ऑलरेडी डन एवरीबॉडी।
अब ये यूज करना क्यों खतरनाक है, जैसे स्टेरॉइड्स यूज करना क्यों खतरनाक है, इसे बेटा नोट करो, क्योंकि ये एज एग्जैक्टली एनसीईआरटी है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी है। इसे आप नोट करो, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूं आपको। देखो जैसे आपने फीमेल्स में लिखा, देखो अब मसल डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो, मेल्स में भी मसल डेवलप करेगी, फीमेल में भी मसल डेवलप करेगी, मैं साइड हो जाती हूं, लेकिन फीमेल की अगर ज्यादा मसल डेवलप हो जाती है तो मेल लाइक बॉडी दिखने लगती है। हमने लिखा हुआ है मैस्कुलिनाइजेशन, मतलब फीचर्स लाइक मेल, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड मसल डेवलपमेंट। अग्रेसिवनेस आप देखोगे दोनों में हो जाएगी, आपके दोनों में मूड स्विंग्स दिखने लगते हैं ड्रग्स लेने की वजह से, अग्रेसिवनेस आपको दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा, ये दोनों में कॉमन हमने लिखा हुआ है। देखो बेटा यहां पे भी अग्रेसिवनेस है इंक्रीज्ड, वहां पे भी अग्रेसिवनेस है, यहां पे भी मूड स्विंग्स है, वहां पे भी मूड स्विंग्स है, यहां पे भी डिप्रेशन है, वहां पे भी डिप्रेशन है। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। यस, इसके अलावा बेटा फीमेल में क्या दिया हुआ है, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो सकती है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेल लाइक फीचर्स आ रहे हैं, देखो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, यूजुअली एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आपको मेल्स में दिखता है, बट कोई भी ऐसी फीमेल जो बेटा इन ड्रग्स का मिसयूज कर रही है, एथलीट जो भी इसको यूज कर रहे हैं, उनकी बेटा फीमेल्स की बॉडी में भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेस पर और बॉडी में आपको दिखेगा। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज भारी हो जाना जैसे मेल्स की होती है। मेल्स की अगर आप पिच देखोगे लो पिच होती है, गहरी आवाज होती है, फीमेल की हाई पिच वॉइस होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे वो ड्रग्स का यूज करेगा डीपनिंग ऑफ वॉइस, भारी आवाज होने लगेगी, है ना, जस्ट लाइक मेल्स। मेल्स में क्या क्या दिया हुआ है, जैसे अग्रेसिवनेस सेम है, मूड स्विंग सेम है, डिप्रेशन सेम है, एक्ने दिया हुआ है, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, आपको पता है स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है। ऐसे कोई भी बेटा एथलीट्स जो इन ड्रग्स का मिसयूज करते हैं उनमें ओलिगोस्पर्मिया दिखता है, लो स्पर्म प्रोडक्शन, फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। रिड्यूस साइज ऑफ टेस्टिकल्स तो है ही, टेस्टिस का साइज कम, और बेटा डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी और लिवर डिसफंक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर, मेल्स में फीमेल लाइक कैरेक्टर, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट आपको मेल्स में दिख सकती है बेटा ड्यू टू द मिसयूज ऑफ दीज ड्रग्स। हेयर प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, ठीक है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे फीमेल्स में क्लिटोरिस का साइज इंक्रीज हो सकता है, वैसे मेल्स के केस में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाती है। इसमें से कोई भी पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को बेटा हमने लिखा है, इस टेबल को नोट कर लो, ठीक है। अगर कभी तुम्हारे से क्वेश्चन में पूछा जाए तो एटलीस्ट बेटा ये पॉइंट्स गलत ना करो, तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है बेटा कि ये तो इजी इजी है, इसको नोट कर लो। एक्ने नहीं पता है तो कौन सी बायोलॉजी पढ़ रहे हो बेटा, डन 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 कर लो, फटाफट से डन कर लो बेटा, फटाफट से डन कर लो। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, थोड़ा बहुत अल्कोहल के बारे में बता देती हूँ और फिर एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। डन, एवरीवन डन। पक्की बात ना,
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बाद में पढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स, इसके बारे में मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। अल्कोहल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा, वैसे तो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। प्री मेच्योर बॉल्डनेस का मतलब होता है उम्र से पहले ही बाल झड़ जाना। अभी बाल झड़ने का टाइम आया नहीं था, बट आपने इतने ड्रग्स का यूज किया तो उसका साइड इफेक्ट ये दिखता है कि प्री मेच्योर, समय से पहले बाल झड़ गए, दैट इज प्री मेच्योर बॉल्डनेस। ठीक है, देखो अल्कोहल के बारे में जरा लिखा जाए। अनदर बेटा थिंग दैट इज मिसयूज्ड, पता ही है अल्कोहल कंजप्शन से बहुत सारी दिक्कतें आती है ना। यस, अभी देखो अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन द जीआई ट्रैक्ट। अल्कोहल जब आप कंज्यूम करते हो, आपके जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, मेनली स्टमक से, मेनली वाया स्टमक से मेनली इसकी एब्जॉर्प्शन होती है बेटा, है ना। एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड, सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर पड़ता है, जहां पे बेटा इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, रिएक्शंस चलेंगे, ब्रेकडाउन हो रहा है। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है जो लिवर में इसको मेटाबोलाइज करता है, और इसीलिए जितना ज्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, उतना ज्यादा लिवर को उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, तो लिवर पे जोर पड़ेगा। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो बॉडी का बैलेंस सही नहीं रहता है। जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो बॉडी का बैलेंस सही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट कर रहा है। इट अफेक्ट्स योर नर्वस सिस्टम, स्पेशली द सेरिबेलम। याद है सेरिबेलम इज यूज्ड फॉर बॉडी बैलेंसिंग। तो जब कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो बॉडी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज द सेरिबेलम इज प्राइमरीली अफेक्टेड। लिखूं इसको, ठीक है, अफेक्ट्स द CNS, mainly cerebellum, जिससे कि डिसबैलेंस होती है बॉडी बैलेंसिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, बॉडी बैलेंसिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, यस। आगे लिखो बेटा, देखो अल्कोहल कॉजेस फैटी लिवर। फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता बेटा, लिवर सेल्स के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होना, फैट डिपोजिशन हो जाती है। लेकिन फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल की वजह से नहीं होता, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फैटी लिवर, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, और आजकल बहुत यंग लोगों में भी ये दिख रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, क्योंकि आप लोगों की डाइट ही इतनी अच्छी है बेटा कि आपको फैटी लिवर बहुत यंग एज में भी दिखने लग जाएगा। और बेटा एक्सट्रीम सिचुएशन में लिवर सिरहोसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिरहोसिस, जो अल्कोहल से एसोसिएटेड है। लिवर सिरहोसिस, जब आपने एक्सेसिव लिवर को डैमेज कर दिया, लिवर के सेल्स डेड होते जाएंगे, फाइबर फॉर्मेशन होने लग जाएगा, हेपेटोसाइट्स मरने लग गए, तो आप समझ जाओ अब आपका लिवर मतलब खत्म होने की कगार पे है। दैट इज लिवर सिरहोसिस। लिवर सिरहोसिस आ गया कंडीशन, अगर लिवर सिरहोसिस की आ गई तो मान लो तुमने अपने लिवर को बहुत खराब कर दिया है। अब लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स खत्म होने लग रहे हैं, समझ रहे हो? यस, यस, सीरियस लिवर डैमेज
और लिवर कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सबको पता है बेटा, लिवर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता है। बिना दिमाग के तो तुम लोग देखो कितने सालों से जिंदा हो, पर बिना लिवर के बेटा तुम सरवाइव नहीं कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, वो तो भगवान को थैंक यू बोलो, दिमाग नहीं दिया है तुम्हें, वरना लिवर ना दिया होता ना बेटा तो अभी तक। यस, समझ रहे हो? यस एवरीवन। तो लिवर सिरहोसिस, सीरियस लिवर डैमेज, हेपेटोसाइट्स डाई, हेपेटोसाइट्स डाई। अगर एक ऐसी महिला जो प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंज्यूम कर रही है तो फिर बेटा एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट भी होगी, जो बच्चा होगा वो भी एबनॉर्मल डेवलप करेगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच बोला तो हंसी आ रही है? हाँ, सच ही तो बोला, इसमें झूठ कहां है? देखो, हाँ, क्या लिखेंगे? इफ in pregnancy it is consumed, if in pregnancy it is consumed, तो abnormal fetal development होगी। That's all। आज थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कुछ पॉइंट्स है जिसे एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्कस किया है, मैं एक बार दिखा देती हूं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ, पहले यहां तक डन डन आर डन कर लो। अंकुश बेटा, हिपैटो का क्या मतलब होगा? लिवर। साइट का मतलब क्या होगा? सेल। बेटा तो हिपैटोसाइट का मतलब पूछ रहा है। अभी तो 12th की तैयारी कर रहा है, अब तेरे को डांट तो लगेगी। देख, आंसर मैंने बता दिया पर डांट भी खाएगा। ऐसे तैयारी कर रहा है तो बहुत खराब तैयारी है। तैयारी को अपने थोड़ा अच्छा इंप्रूव करो। तुम बायोलॉजी के टर्म्स को तोड़ के नहीं बता पा रहे, तुम्हारा क्या हाल होगा बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये बताओ जरा। ऐसे तो तुम बायो का बड़ा मजाक उड़ाते हो, पर हालत तुम्हारी एकदम खस्ता है। जिसको जितना लेस सीरियसली लोगे ना बेटा पेपर में, वो उतना ही सीरियस तुम्हें लेगा, ठीक है ना? हाँ, चलो, डन डन आर डन। एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट। जब खाना खाते हैं, खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, फैट्स खाया, तो डाइजेस्ट होता है ना वो। फिर डाइजेशन के बाद तुझे एनर्जी कैसे मिलती है? जब वो तेरे गट से एब्जॉर्ब होता है। कैसे मिली तेरे को एनर्जी? अभी जो तूने बेटा खाया होगा, चावल, दाल, आलू का चोखा खाया होगा ना, तो वो खाया होगा, तो वो खाने के बाद फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ होगा, एनर्जी मिलेगी ना तभी। एब्जॉर्ब हुआ होगा तो ब्लड के थ्रू सेल्स के पास गया, तो सेल्स उसे यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज मतलब मेटाबोलाइज करती है। मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी मिलेगी, है ना? वैसे ही तेरे जीआई ट्रैक्ट से या स्टमक से अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी तो क्या ही मिलेगी? देखिए, ये सब चीजें हो जाएगी अगर ऐसा करेगा तो। फिर ये जाएगा तुम्हारे लिवर के पास, लिवर उसे मेटाबोलाइज करेगा, और लिवर जब उसे बेटा मेटाबोलाइज करेगा तो फिर तेरे को बेटा ये सारी दिक्कतें होंगी, दुख, दर्द और समस्या। समझ गई? यस एवरीवन। डाइजेशन डिलीट हो गया तो जब तुम एमबीबीएस करोगे तो क्या कहोगे? डाइजेशन डिलीट हो गया था भैया, हमसे ना हो पाएगा ये, लीवर का काम हमको याद नहीं है, हम तो पढ़ के ही नहीं आए हैं, टॉपिक में से डिलीट हो गया था ना। अरे तुम यार नलायकों, कभी तो जिंदगी में सुधरो यार, सुधरो। डिलीट हो गया था, पढ़ा, डिलीट हो गया था, अब याद नहीं आ रहा। एक बारी मैम बैकलॉग हो गया है, पेशेंट को बोलेंगे बैकलॉग हो गया है भाई, एक बारी पढ़ लेने दो, बैकलॉग हो गया हम ना, 2 दिन से हम जगे हुए हैं, है ना, बैकलॉग हो गया, एक बारी देख लेते हैं। चलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट एक बारी नोट कीजिए, एक बारी नोट कीजिए इसे। कोई भी प्रकार का ड्रग हो या अल्कोहल हो, जब इसे कोई इंसान कंज्यूम करता है तो गलत दिशा में जा रहा है, तो इसको प्रिवेंट या कंट्रोल करने का क्या रास्ता है? एनसीईआरटी ने इन्हीं पॉइंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों। एनसीईआरटी कहती है अवॉइड अनड्यू, लिखो इसे, लिखो,
अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, जबरदस्ती के प्रेशर में मत आओ और फालतूगिरी जैसे तुम लोग करते हो। तुम्हारी क्लास के बच्चे भी तो यही हरकतें कर रहे हैं बेटा ज्यादातर, अनड्यू प्रेशर। कोई क्या कर रहा है, कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि तू तो बड़ा भाई नालायक है, यू आर सो नॉट बिलोंगिंग टू माई कम्युनिटी, यू डोंट हैव दैट, मतलब तुमको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कहेगा यू डोंट बिलोंग टू माई गैंग, हमारी गैंग में लोग कैसे से हो यार तुम। तो इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है कि कोई कह रहा है कि ये पीने से ड्रग करने से यू विल लुक कूल। उस पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। पीयर प्रेशर में आके कुछ नहीं करना है, पीयर प्रेशर में आके कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। सब डॉक्टर बन रहे हैं तो पीयर प्रेशर में डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। सब इंजीनियर बन रहे हैं तो पीयर प्रेशर में आके भैया हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे तो हम भैया फिर हम समाज में रहने लायक नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट नहीं बोलनी है ना बेटा। तो पीयर प्रेशर में आके वैसे भी कुछ नहीं करना होता है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जैसे आपको एजुकेट किया जा रहा है, बट आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन के बावजूद आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं जो इस एजुकेशन का कितना अच्छा फायदा उठाते हैं। देखो मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मजाक मजाक में बोलती हूँ, बट इसमें से कुछ कुछ सच्चाई होती है। आप सबको एजुकेट करते हैं, आप सबको सेम शिक्षा देते हैं, बट अब्यूज करने वाला बच्चा अब्यूज करेगा, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा बेटा, है ना। तो शिक्षा सभी को दी जाती है, लेकिन शिक्षा देने के बाद लेना भी होता है शिक्षा, तो वो तो डिपेंड करता है। एजुकेशन काउंसलिंग से हम आपको गाइड कर सकते हैं, बट वो गाइडेंस आप अपने जीवन में उसे कैसे उतारना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, इनसे तो तुम सबसे ज्यादा दूर भागते हो ना, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मन है बेटा जीवन में, है ना। माँ बाप हमारे सबसे खराब है, वो तो हमारे लिए सबसे खराब चीजें करते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, हमेशा ताने मारते रहते हैं, तो सबसे खराब है। देखो पेरेंट्स से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करें, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स खुद इतने प्रेशर में होते हैं, और ये आप जब बड़े होंगे तो आप समझेंगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो समझेंगे कि कभी कभी उनके व्यवहार क्यों वैसा होता है और क्यों वो आपको ऐसे प्रेशराइज कभी कभी कर देते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, मैं माँ बाप को ये बोलती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई के लिए हो या किसी भी चीज के लिए बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कभी कभार वो बोल देते हैं, है ना। तो मैं जानती नहीं हूं कि सबके परिवार में क्या स्थिति है, बट ऑल इन ऑल बेटा पेरेंट्स हमेशा आपको बेटा अच्छी एडवाइस देते हैं, कोशिश अपने हिसाब से अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से आपको सही चीज बताने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट बेटा वो आपको किसी गलत डायरेक्शन में पुश नहीं करेंगे। तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने क्या बोलते हैं ऐसे लोगों से जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, रेड क्या बोलते हैं, रेड फ्लैग तो नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं डेंजर साइंस आपको दिख रहा है, मतलब कि यार एक दोस्त था मेरा, स्कूल आता था डेली, अब स्कूल आना बंद कर दिया है। एक दोस्त था मेरा, खूब बातें करता था, बातें करना बंद कर दिया है। पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है, ये सब डेंजर साइंस है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पहले बहुत जबरदस्त होती थी, अब एकदम डाउन हो गई है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, अगर ये बहुत लंबे दौरान के लिए ऐसा लगे, दीज आर द डेंजर साइंस, ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और ये प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प कृपया करके अपने बगल में बैठे हुए मित्र से ना लें, क्योंकि उसको सबसे पहले हो सकता है कि प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प की जरूरत हो बेटा, जिससे आप सहायता ले रहे हैं। प्रोफेशनल यानी कि जिनको इन चीजों की नॉलेज है बच्चों, उसकी सहायता लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, अपने यार बंधु से सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यार बंधुओं की वजह से ही सबसे पहला रीजन होता है कि हम इन चीजों में पढ़ते हैं, ठीक है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, एक थम्स अप दे दीजिए। ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, एनसीईआरटी ने इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही जनरल कहानी है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यस एवरीबॉडी, मैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा ना एक दो चीजें आपको बताना चाह रही हूं, मेरे साथ पढ़ाना चाहती हूं, बाकी आप खुद एनसीईआरटी से बाकी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। यस, चलो मैंने ना एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ खोल के रखा है जो मुझे तुम्हें थोड़ा सा ना पढ़ाना था। हाँ, एक बारी इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखाना चाहती थी कि एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस कम कर दी जाए, है ना। देखो, अरे भाई क्या कहती है एनसीईआरटी, देखो, द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, बोला इमीडिएट जो खराब इफेक्ट होते हैं ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के, मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, वो किस प्रकार से आपको दिखते हैं, रेकलेस बिहेवियर,
उसके बिहेवियर में सबसे पहले आपको उसका असर दिखेगा, है ना। वैंडलिज्म, फालतू में बेटा चीजों को, पब्लिक प्रॉपर्टीज को, सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना, अग्रेसिवनेस भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, वायलेंस के फॉर्म में आपको उसके व्यवहार में नजर आएगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति में जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज करते हैं। एक्सेसिव डोजेस ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हिमोरेज। आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हिमोरेज हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है ना, लंग्स फेल हो सकते हैं बेटा। अगर ओवरडोज हो जाए, कोमा में जा सकते हो, डेथ तो हो ही सकती है, कोमा में जा सकते हो अगर एक्सेसिव डोज हो जाए ड्रग्स का। मैं क्यों बोल रही हूं एनसीईआरटी की सारी लाइंस को आप एक बारी खुद पढ़ना, मैं क्यों बोल रही हूं बेटा एनसीईआरटी की लाइन को खुद एक बारी पढ़ना, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये तभी समझ में आएगा जब एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ी होंगी। भले ही जीके है, जनरल नॉलेज है, बट एक बारी आप जरूर पढ़ना, ठीक है। The most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school। ये जनरल बातें हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हो कि आपको जो वो वार्निंग साइंस दिखती है वो कौन कौन सी वार्निंग साइन होती है। ऐसा बच्चा जो पहले रेगुलर स्कूल आता था अब नहीं आ रहा, अच्छी परफॉर्मेंस होती थी अब नहीं हो रही है, ये सारे वार्निंग साइंस है। There may be some far reaching implication of drugs and alcohol abuse। ये भी जनरल कहानी दी हुई है बेटा, नीचे ये दिया हुआ है कि यार बहुत एक्सट्रीम लेवल तक भी वो अब्यूजर जा सकता है। ऐसे लोग जो ड्रग्स करते हैं ना, जब उनको ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो घर में ही चोरी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हुई है, मेंटल इफेक्ट क्या क्या होते हैं एक बार ये खुद से पढ़ लेना, ठीक है। एक बार ये देखो, The use of alcohol during adolescence may also have long term effect। अगर adolescence में आपने alcohol consume करना start कर दिया तो उसके लंबे दौरान के लिए आपको बेटा असर देखने को आपको मिलेगा। It can lead to heavy drinking in adulthood। आपने adolescence से चालू कर दिया तो बेटा of course adulthood तक आते आते आप उस पे बेटा बहुत ज्यादा dependent हो गए, heavy drinking habit बन जाएगी। The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver cirrhosis हो जाता है। आपका नर्वस सिस्टम तो डैमेज हुआ ही और आपका लिवर डैमेज हो गया, और लिवर डैमेज हो गया मतलब लिवर के सेल्स डेड होने लग गए बेटा, सिरहोसिस होने लग जाती है, ठीक है। द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। फीटस को भी बेटा अफेक्ट कर सकता है। और जो मैं आपको बता रही थी ना बेटा, अनदर मिसयूज ऑफ drug is what certain sportsmen do to enhance their performance। they misuse narcotic analgesics। नार्कोटिक्स यानी कि मॉर्फिन की बात कर रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज करते हैं, डायूरेटिक्स का मिसयूज करते हैं, एंड सर्टेन हार्मोन्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, प्रमोट अग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलीट परफॉर्मेंस। कुछ हार्मोन्स का भी मिसयूज करते हैं, नार्कोटिक्स का भी मिसयूज करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी मिसयूज करते हैं, डायूरेटिक्स का भी मिसयूज करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और द साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन मेल्स एंड फीमेल्स, ये पूरे वही साइड इफेक्ट्स दिए हुए जो मैंने आपको बताया, एक एक चीज वही दी हुई है बेटा, एक एक चीज वो दी हुई है। अब ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आप इसे छोड़ेंगे नहीं प्लीज, इसे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ये बहुत ही जनरल बात दी हुई है, बहुत जनरल बात दी हुई है। इनकेस तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना, बट ये बिल्कुल जनरल बात दी हुई है। जो चीज मैंने हेडिंग के फॉर्म में बताई है बेटा, उसी को इन्होंने ना थ्योरेटिकल फॉर्म में दे दिया है, आप इसे थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें छोड़ना नहीं है बेटा। वन टाइम रीडिंग इज मस्ट। इतना आप कर सकते हो, इतना आप कर सकते हो बेटा, यस और नो। क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करें फिर क्या, इतना आप कर सकते हो कि नहीं? ये वही सेम चीज है, हम तपस्या सीरीज स्टार्ट करें, पहले पीवाईक्यूज आएंगे, तो मैं ना पहले 5 पीवाईक्यूज जो है ना बेटा वो पोल में कराऊंगी, और बाकी सारे पीवाईक्यूज हम नॉर्मली करेंगे, क्योंकि आपका टाइम कीमती है और उसे वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आप अपने आप को मार्क्स देंगे, नंबर देंगे, ठीक है, कर सकते हैं ना। बिल्कुल जनरल कहानी है बेटा, बिल्कुल जनरल बातें हैं, ठीक है। अब पूरे चैप्टर से क्वेश्चन बनाया हुआ है, भले ही आपने रिवाइज नहीं किया है, पर अगर आप इसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहे हो, पीवाईक्यू में अगर आपके 1-2 गलत हो रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए बेटा, ठीक है। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐसे समझना। और तपस्या के भी जितने भी क्वेश्चन है बेटा, नीट पैटर्न के क्वेश्चन है, ऐसा कोई बेटा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ, इजी क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर लिखना, अपने आप को मार्क्स देना, तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। गलतियां कहां हो रही है तभी पकड़ पाओगे, फिर उस टॉपिक को उठा के पढ़ना जिस टॉपिक से आप ज्यादा गलतियां कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस एवरीबॉडी, सबसे पहले पीवाईक्यू करेंगे। मैं 2019 से स्टार्ट कर रही हूं। 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इजी क्वेश्चन है। Analgesics are also those that reduces pain. कितना आसान क्वेश्चन बेटा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट। कितना आसान। सैल्मोनेला टाइफी एंड द टेस्ट इज विडाल टेस्ट। देखते ही आंसर मार्क होना चाहिए, देखते ही 90% अबव सही आंसर आना चाहिए बेटा। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस तुमने की है। 90 तक फिर भी तुम नहीं पहुंच पाए। अब इतने आसान सवाल में 90% में नहीं पहुंच पाओगे तो कब पहुंच पाओगे। ये तो 90% वाला आंसर था, ये तुम्हारा लीडर बोर्ड है, देख लो। ठीक है, 90%, मैं इसमें 90% लिख रही थी। आंसर है ऑप्शन 4। 2019 के बाद बेटा अगला सवाल है नीट 2020 का। सवाल आसान आते हैं बेटा, पढ़ाई आपने की नहीं होती है इसलिए आपको टफ लगता है। सवाल तो आपके खुद के सामने है पिछले 5-6 साल के। आप रोते हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको रोना आता है हर चीज में। इजी। टाइफॉइड बहुत ज्यादा चल रहा है अभी, बहुत सारे लोगों को हो रहा है टाइफॉइड, सैल्मोनेला, टाइफी। एक हो गया 3। देखो ये लोग ना ऑप्शन बनाने में मेहनत नहीं करते और बच्चे सिर्फ बेफालतू का रोते हैं। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फाइलेरियासिस, व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टाई और मलेरिया प्लाज्मोडियम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 3, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 3। चलो 90% अबव। इजी है ना। इजी का मतलब है ये तुम्हारे नीट का क्वेश्चन है। सोचो नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नीट 2021 का। क्या चाहिए भैया, आ जाइए ना। नीट 2021 का। चलो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तेजस्वनी, वही चल रहा है आजकल। ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा आते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले। और एक बार देखो क्वेश्चन कैसे रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। पॉजिटिव एजेंट बीमारी, पॉजिटिव एजेंट बीमारी, तो ये रिपीट ही तो हो रहा है बेटा। और तुम बेफालतू का घबराते हो क्योंकि चैप्टर बड़ा है ना, तो डर लगता है तुम्हें। थोड़ा तरीके से रिवाइज करोगे तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ए का हो गया 3, इसमें भी मेहनत ही नहीं की है भाई। देखना एक ही ऑप्शन है, अमीबियासिस, एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका, बी का 4। क्या चाहिए बेटा, और क्या चाहिए जीवन में तुम्हें, क्या चाहिए। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 87 परफॉर्मेंस भी देख पा रहे हो, मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका लीडर बोर्ड है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन 4 कीजिएगा फिर क्वेश्चन 5 कीजिएगा, ये लास्ट हम पोल में करा रहे हैं। ये नीट 2021 का है, ये नीट 2021 का है। पहले ये वाला करना, ऊपर वाला।
ओ उत्कर्ष भाई साहब, यहीं पर नंबर लेना है, पापा को पता चलेगा ना, अभी तेरे सारे नंबर निकलवा लेंगे पापा। टेस्ट के नंबर बोल रही हूं मैं, टेस्ट के नंबर निकलवा लेंगे, यहाँ जो नंबर मांग रहा है तू, और फिर ऐसे बेटा डंडे पड़ेंगे ना तेरे को। नंबर मांग रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। Autoimmune disorder is a condition where body's defense mechanism recognizes its own cell as foreign bodies. Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self. False? False? Autoimmune disorder is a condition where body's defense mechanism own. Yes, true. तभी तो अपने body cells पर अटैक करते हैं ना, अपने हुए अपने ही सेल्स को फॉरेन समझने लगते हैं और अपने ही सेल्स को अटैक करने लगते हैं बेटा, है ना। ये ऑप्शंस कैसे हैं? बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये ना थोड़ा उल्टा पुल्टा छप गया है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा छप गया है, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना था। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो नहीं है, बोथ स्टेटमेंट गलत भी नहीं है। 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। ये क्या दिया है भाई, क्या मार्क किया है तुमने? ऑप्शंस गलत है ना, तुमने क्या मार्क किया है फिर? तुमने क्या मार्क किया है? इसको हटा दूं, रिजल्ट मत देखना, चलो रिजल्ट नहीं देखते हैं, ठीक है। तुमने सी मार्क क्यों किया है? तुम्हें ये समझ में आया 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वेयर बॉडी डज नॉट नीड बॉडी अटैक्स। ये बात समझ में आई? एक बार ही थम्स अप दे दो, ये थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टा छपा हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार ही थम्स अप दे दो। इस क्वेश्चन को करो पोल में, इस क्वेश्चन को करो पोल में। तुम्हें ये समझ में आ गया ना? हो एलिमिनेट करके किया तुमने, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, हाँ एलिमिनेट करके किया ना। चलो बेटा इसमें मैं ना पोल नहीं दिखा रही हूं क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये वाला करना, ये वाला करना, ठीक है। ये मैंने देखा नहीं बेटा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, चलो उसमें थोड़ा उल्टे पुल्टे हो गए थे ऑप्शंस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, जल्दी जल्दी करना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। Acquired primary immune response is produced when the body encounters for the first time. Yes. Anamnestic का मतलब होता है secondary immune response. It is elicited on the subsequent encounter with the same pathogen. Correct. Anamnestic response is due to the memory of first encounter. Correct. Acquired immunity is non-specific. नहीं बेटा, acquired immunity is highly specific. Option D is the correct answer. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों डिलीट वो हो रही है? 8% जनता सी आंसर दे रही है। एनामिनेस्टिक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मेमोरी की वजह से तो होता है, ये लीडर बोर्ड है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस बेटा हम पोल में नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे क्वेश्चंस करना, ठीक है। 2021 के बाद ये 2022 का है, 2022 का सवाल है ये, जल्दी करो इसे बेटा। अब बेटा डायरेक्ट सवाल करने हैं, ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैच द फॉलोइंग, देखो रिपीटेड क्वेश्चन 2019 में भी है, 20 में भी है, 21 में भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे। रिंग वर्म ट्राइकोफाइटॉन, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। फाइलेरियासिस, फ्यूचर एरिया, बैनक्रॉफ्टाई, बी का हो गया, ए का 2 है ना, सॉरी देखो मैं बोलते बोलते क्या मार्क कर रही हूं, ए का 2, ए का 2, ए का 2।
फाइलेरियासिस, व्यूचेरेरिया, बैनक्रॉफ्टाई, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। बेटा देखो इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, ड्रग्स को मैच करना है आपको। हीरोइन, मैरिजुआना, कोकेन, मॉर्फिन। मॉर्फिन को तो पेन किलर जैसा यूज करते हैं, हीरोइन को नहीं करते, मॉर्फिन को करते हैं एक्चुअल में। डी का हो गया 3, डी का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वैसे। कोकेन, अभी मैंने बताया था, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, सी का हो गया 4। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, कैनाबिनॉइड्स। पॉइंट में रिवाइज कराना भूल गई थी, बट हमने लिखा हुआ है, देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ाता है। एंड हीरोइन डिप्रेस कर रहा है तो स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं। अगला पीवाईक्यू, आई थिंक ये नीट 2023 का सवाल है, 2024 का सवाल है। 2023 मेरे से ना गड़बड़ हो गया मार्किंग में, ये 2024 का है बेटा, ये इस साल का सवाल है। ये आई थिंक 2023 या किसी का था, ये 2024 का है। दिस इज 2024, नीट 2024। अगले 3 सवाल जो है ये 2024 के हैं। ठीक है, चलो। Given below are the 2 statements. Bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. Absolutely true. Bone marrow main lymphoid organ होता है जहां सारे blood cells बनते हैं। lymphocytes भी एक तरीके का blood cell है, तो ये भी यहीं पे बनता है बेटा। ठीक है, then both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा कि बोन मैरो और थाइमस जो होते हैं माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट लाइन। इसी तरीके से एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। हालांकि आपको पता है लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर्स इन द बोन मैरो, बट टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन द थाइमस। बट यहां पे बोला हुआ है कि ये माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस के बारे में बोला हुआ है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 3। ठीक है, ये भी 2024 का ही है, नीट 2024 इस साल आए हुए सवाल है, इस साल आए हुए सवाल है। देखो, अगेन मैच द फॉलोइंग। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरसेस, ए का हो गया 3, मेहनत ही नहीं की ऑप्शन बनाने में, मेहनत ही नहीं की। हीमोजोइन, मलेरिया के केस में, बी का हो गया 1। विडाल टेस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन नीट 2019 का। विडाल टेस्ट, टाइफॉइड, एलर्जी, डस्ट माइट। देखो कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी। अगला क्वेश्चन, अगेन नीट 2024 का। अगेन पिछले साल भी ड्रग से, देखो इससे पहले भी ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। कोकेन, इराइथ्रोजाइलम, कोकोआ, ए का हो गया 3। मेहनत ही नहीं की ऑप्शन बनाने में, देखो आलस में ऑप्शंस बनाए हैं। हीरोइन, मॉर्फिन तो सिडेटिव है, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1। हीरोइन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क करना होता है ऑप्शन। अब आप सोचोगे कि मैं मॉर्फिन के लिए भी तो पैपेवर सोमिनिफेरम लिख सकते थे ना, तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क करोगे। मॉर्फिन और हीरोइन में से आप सर्जरी में किसे देते हो? हीरोइन नहीं देते हो पेशेंट को, हीरोइन नहीं देते हो, स्मैक दे दिया, मॉर्फिन देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में मार्क करोगे हीरोइन, पैपेवर सोमिनिफेरम, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। पीवाईक्यूज हमारे सारे हो गए। अब आप पहले मुझे बताएंगे, आपने पीवाईक्यू में 2019, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल के सवाल किए, तो पिछले 6 साल का पैटर्न देख के कैसा लग रहा है तुम्हें कि कैसा क्वेश्चन आया है? बेटा हर चैप्टर में देखते हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया उसमें देखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किया उसमें देखा, ह्यूमन बेटा हेल्थ एंड डिजीजेस क्वेश्चन कहीं इधर उधर से नहीं आते हैं, बल्कि ये लोग ऑप्शन बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इतने सरल बेटा और रिपीटेड क्वेश्चन। आप पैटर्न समझो, ड्रग्स में से भी पैटर्न समझो, मैच द फॉलोइंग दे रहे हैं,
आपके डिजीजेस में बेटा कॉजेटिव एजेंट या टेस्ट का मैच द फॉलोइंग दे रहे हैं। तो इसी तरीके के बेटा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी। अगर आपसे गलती हो रही है या तो आपने रिवाइज नहीं किया है अच्छे से, सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज पेपर इज वेरी इजी, एटलीस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो तुम्हें दिख रहा है बहुत आसान, बिना रिवीजन के आप अगर कर पा रहे हो तो आप सोच सकते हो। लेकिन जब भी रिवाइज करो तो हमेशा ध्यान दिया करो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे, कौन से टॉपिक में से, और पढ़ाई को भी वैसे ही किया करो। जैसे ड्रग्स में मैंने आपको बताया, प्लांट का नाम, अगर कोई एडिशनल पॉइंट है जैसे इंक्रीजिंग कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट या अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, तो ये वाले पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। अब बेटा बहुत जल्दी करना है, विद इन सेकेंड्स, 5 से 6 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये वाले एमसीक्यूज अब हम करने जा रहे हैं तपस्या के, फटाफट से करते जाना है, फिर मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस नॉन इन्फेक्शियस, सब बहुत सारे क्वेश्चंस है, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज द नॉन इन्फेक्शियस कैंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, बुखार आता है, वेट लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, एक्सट्रीम केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोनोसाइट्स इन द ब्लड आर द एग्जांपल ऑफ द सेल्यूलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम, फिजिकल बैरियर इज योर स्किन, राइट, the mucus coating of the GI tract. Physiological barriers are the secretions like saliva, tear and HCl in the stomach. Cellular barrier are the cells PMNL, monocytes, natural killer cells and interferons are cytokine barrier. Revise भी हो गया पूरा, revise भी हो गया पूरा। अगला, which of the following cells are responsible for humoral immune response? ह्यूमोरल का मतलब होता है बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड, और सेल्यूलर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। चलो, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज, एंटीबॉडी इज प्रोटीनिशियस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिस्पॉन्स? IgE, IgG cross placenta barrier, IgM heaviest antibody, pentamer, IgA is present in the secretions of body like colostrum, option 4 is the correct answer बच्चों। अगला क्वेश्चन, the antigen binding sites are present between heavy chain, light chain, heavy और light के बीच में यहां होती है, heavy और light के बीच में यहां होती है antigen binding sites between one heavy chain and one light chain, between one heavy chain and one light chain, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, याद आ रहा है बेटा, आर्टिफिशियल क्योंकि आर्टिफिशियली, पैसिव क्योंकि डायरेक्ट एंटीबॉडी मिली, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने गलत मार्क कर दिया, मैंने गलत मार्क कर दिया, कहां गलत मार्क किया? अच्छा, सॉरी, 1 heavy chain and 1 light chain, अभी ठीक है? ओ माय गॉड्स, ठीक है। अब फिर से मैं गलत ही लिख रही थी, 3, अभी ठीक है? अभी ठीक है, बोला सही था, मार्क गलत कर दिया है ना, 1 heavy chain 1 light chain, अभी ठीक है ना। अगला, ये तो 2 है, ये भी मैंने कुछ गलत बोला क्या? यार मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रही हूं और फिर, एक सेकंड रुको, क्या बोला मैंने? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, फीटस ऑल्सो रिसीव्स एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर, जब आपको एंटीबॉडीज मिलती है, अच्छा वापस से सुन लो, चलो वापस से सुन लो, एंटीबॉडीज जब आपको रेडीमेड मिलती है तो पैसिव इम्यूनिटी हो गई, एक है नेचुरल, हाँ ये मदर से मिली ना, तो मदर से मिली एंटीबॉडीज, जैसे कि आपको मिली IgG वाया प्लेसेंटा, और अब सही है IgA इन कोलेस्ट्रॉम। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल बोल दिया था गलती से,
आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जब आपको रेडीमेड एंटीबॉडी मिली इन द फॉर्म ऑफ एंटी विनम, जो तुम्हें देने की जरूरत है। तुम्हारे विनम से बेटा हमारा सेरिबेलम भटक गया है। फिलहाल पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, नेचुरल होनी चाहिए। हमारे से हमने बोल दिया बेटा, हमका माफी दे दीजिए। आप करेक्ट बोल रहे हैं तो उसमें भी बेटा हमारी ही वो है ना, बढ़ाई करो मेरी, कि मेरी वजह से तुम सही आंसर दे रहे हो, बड़े आए। चलो ऑप्शन 2 गलती से बोल दिया, तुम्हारे दोनों वो ऑप्शंस देख रही थी ना, उस चक्कर में बोला है। चलो, which of the following is not a secondary lymphoid organ, not a secondary lymphoid organ, secondary lymphoid organ इनमें से कौन सा नहीं है? थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस आर द प्राइमरी lymphoid organs। बाकी सारे जितने भी आपने पढ़े बेटा, those are the secondary lymphoid organs, these are the primary lymphoid organs। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है secondary lymphoid, थाइमस नहीं है, क्योंकि थाइमस प्राइमरी lymphoid organ है। ठीक है, चलिए। The lymphoid tissue located within the lining of major tract constitutes about dash of the lymphoid tissue in the body, constitutes about 50%. It is located along the major tracts, GI tract, urogenital tract, जिसे बोलते हैं mucosa associated lymphoid tissue, MALT, यानी कि 50% है मैक्सिमम। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Alpha interferons are used in the treatment of cancer. Alpha interferons are used in the treatment of cancer। याद है हमने पढ़ा था, कीमोथेरेपी किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, सर्जिकल मेथड किया जाता है बेटा, सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, रेडियोथेरेपी किया जाता है, जहां रेडिएशंस की मदद से आप उन सेल्स को, कैंसर सेल्स को उड़ा देते हैं, और आप एक करते हैं इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम को खुद एक्टिवेट करना ताकि इम्यून सिस्टम खुद से बेटा पुश कर पाए, खुद से रिस्पॉन्स कर पाए, तो दैट इज इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर। ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्राफ्ट रिजेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। देखो, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है जब ऑर्गन रिजेक्ट करता है, आप मैच करते हैं। ग्राफ्ट कभी भी ट्रांसप्लांट करने से पहले हमेशा टिश्यू मैचिंग की जाती है, बट टिश्यू मैचिंग करने के बावजूद भी चांसेस होते हैं कि कई बार रिजेक्शन हो जाए। उन रिजेक्शन की चांसेस को कम करने के लिए उस इंसान को इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, ड्यूरिंग द सर्जरी भी दिए जाते हैं, एंड दैट पर्सन माइट हैव टू टेक द इम्यूनोसप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे तुम लोग एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स रॉन्ग करते हो ना, तो वैसे ही बेटा आपकी एलर्जी में जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई है ना, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन गिव द पेशेंट एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, या फिर आप स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्टिसोल दे सकते हैं। रेट्रोवायरल ड्रग्स का बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस्तेमाल, बोथ 1 and 2 आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस द सिम्टम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। बेटा मैंने जैसे कि कहा था, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में ना, आई थिंक ओपिएट नार्कोटिक्स का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो अलग अलग दिया है, दोनों करेक्ट है, दोनों एनसीईआरटी का देख लेना। बट ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, आई थिंक इट्स अ कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट्स अ स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। ऑप्शन 1। ठीक है, इसमें कई लोग मॉर्फिन लिख रहे हैं, इसमें कई लोग ऑप्शन 2 लिख रहे हैं, या तो वो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे, पर पिछले क्वेश्चन का आंसर तो 4 है, तो 2 तो नहीं है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, यस। चलो अगला क्वेश्चन। Nicotine mainly stimulate which of the following glands? Adrenal gland. Nicotine, which is a chemical present in the tobacco, it stimulates adrenal gland, जिससे epinephrine और epinephrine, adrenaline और adrenaline release होती है, heart rate increase होता है, cardiac output increase होता है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। Which of the following options can lead to the neoplastic transformation? Neoplastic transformation मतलब कैंसर कॉजिंग, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैंसर कॉज करने वाले सारे एजेंट्स होते हैं बेटा। आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकते हैं, ऑन्कोजेनिक कैंसर कॉजिंग वायरसेस, हेपेटाइटिस बी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लाइट चेन। इसमें से कौन सा लाइट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो लाइट बहुत आसान है यार, बी ये लाइट चेन है। हलवा सवाल पर आपके नीट में भी देख रहे हो ना कैसे सवाल आ रहे हैं।
हलवा सवाल। ऑप्शन बी लाइट चेन, डी डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया हुआ है, ए एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाई हुई है, सी हेवी चेन दिखाया हुआ है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? वेक्टर बॉर्न, वेक्टर के माध्यम से हो रहा है। कॉमन कोल्ड, राइनेटिस, आपके इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स और ये सब, नॉन इन्फेक्शियस, एड्स, कंटामिनेटेड ब्लड, इंजेक्शंस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मलेरिया इज वेक्टर बॉर्न, मच्छर, आपकी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इंट्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स इन द इन्फेक्शन ऑफ टेटनस इन अ पर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसे करो, जब आपके किसी भी इंसान को अभी आप टेटनस के इंजेक्शन या शॉट्स देते हो, तो टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए देते हो या वैक्सीन तो नहीं देते हो? वैक्सीन प्रिवेंटिव होती है। यहां पे आप जो टेटनस देते हो दैट इज एंटी टेटनस सीरम, एंड एंटी टेटनस सीरम एटीएस जो आप देते हो दैट इज द एंटीटॉक्सिन्स, एंड एंटी टेटनस सीरम इज एक्चुअली बनी बनाई एंटीबॉडीज, और बनी बनाई एंटीबॉडीज इज पैसिव इम्यूनिटी। ये भी आपकी, ये आर्टिफिशियल पैसिव में आती है। जैसे आपने अभी नेचुरल पैसिव पढ़ा, मम्मी के कोलेस्ट्रॉम में आपने पढ़ा ना, मदर के कोलेस्ट्रॉम में होता है IgA, है ना, तो वैसे ही वो नेचुरल थी। वैसे ही आपका जो एंटीवेनम होता है या एंटी टेटनस सीरम होता है जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है, दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी? मेमोरी सेल्स का क्या रोल होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? टू फॉर्म द फिजिकल बैरियर्स, टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस थ्रू फैगोसाइटोसिस, टू रिमेंबर एंड रिस्पॉन्ड मोर रैपिडली टू द पैथोजेंस अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। जब अगली बार सेम पैथोजन का एक्सपोजर होगा, तो सेम पैथोजन के एक्सपोजर पर क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बन चुके हैं फर्स्ट एनकाउंटर से, इस बारी रैपिड रिस्पॉन्स होगा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? कौन सा इसमें से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक है? रैपिड एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का एक्टिवेशन नहीं होता है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। स्लो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये हो सकता है। हाई इंटेंसिटी का नहीं होता, लो इंटेंसिटी का होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नो मेमोरी सेल फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि मेमोरी सेल्स बनती हैं। स्लो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ये आपकी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसको टाइम लगता है एंटीबॉडी बनाने में। पहले इफेक्टर सेल्स बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं, फिर इफेक्टर सेल्स आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो इट टेक्स टाइम, है ना। तो स्लो प्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी, बाकी सारी नहीं है प्रॉपर्टी। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, आप देख रहे हो। बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में बेटा दिया हुआ है ए का 3। फंगल डिजीज, रिंगवर्म, वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, हेलमिंथ डिजीज, फाइलेरी एसेस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने टाइप रिपीटेड क्वेश्चंस करोगे, उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी। एक बच्ची कह रही है मैम क्वेश्चन करने दो प्लीज। बेटा मैंने तेरा हाथ थोड़ी पकड़ के रखा है, तू पॉज कर ले, रिकॉर्डेड देख लेना, पॉज कर ले। ऐसे तेरे क्वेश्चन करने का वेट करूं, तू पता चले आधे घंटे में एक सवाल कर रही है, तो पूरे क्लास के लिए वेट थोड़ी करेंगे बेटा। कैसी बातें कर रही है बेटा। चल, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब जैसे मैंने ये बोला पॉज कर ले इसमें, फिर कर ले आंसर। फिजिकल बैरियर स्किन, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। फिजियोलॉजिकल बैरियर सलाइवा, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन 2। साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन, सेल्यूलर बैरियर, मैक्रोफाज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एलर्जी, एलर्जी में तो यही होता है IgE, ए का 1, ऑप्शन 1 दिख रहा है आंसर। बी का 3, कोलेस्ट्रॉम, यस। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मेड इन ईस्ट, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सीडेटिव, मॉर्फिन इज अ सीडेटिव। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। ठीक है, ट्रीट्स इंसोमनिया, बार्बिचुरेट्स। अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, एज पर एनसीईआरटी डायरेक्टली दिया हुआ है, अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन कैनाबिनॉइड्स। ये भी मिसयूज करते हैं बाय दी वे, बट सेंस ऑफ यूफोरिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है फॉर कोकेन, तो बी का हो गया 1। ठीक है, ऑप्शन 4 एज पर एनसीईआरटी जाना है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, एक प्रकार का केमिकल एजेंट है कॉजिंग कैंसर। गामा रेज फिजिकल एजेंट्स है। ऑन्कोजेनिक वायरसेस बायोलॉजिकल एजेंट है। सी का 3, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, अब आए असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस तो है ही ना बेटा, क्योंकि जबरदस्ती क्वेश्चन, देखो तुम्हारे अगर ना 2-3 भी गलत हो रहे हैं तो मतलब तुम्हारे लिए तो वो डिफिकल्टी है, क्योंकि तुम्हारे एक भी गलत नहीं होने चाहिए। तो नीट पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, उल जुलूल कुछ भी प्रैक्टिस मत करो, जबरदस्ती डिफिकल्ट करेंगे, जबरदस्ती इधर उधर का करेंगे, नहीं। पेपर के प्रेशर में ना ये सारी चीजें डिफिकल्ट लगने लगती है। कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस, एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये मैंने कैटलिस्ट में करा है मेरे ख्याल में, कुछ ऐसा। Assertion reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Option 2 is the correct answer. अगला question, injections given to snake bite patients provide passive immunity. Yes, एंटी वेनम देते हैं, एंटी वेनम में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। द इंजेक्शन कंटेन प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, बिल्कुल सही। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इंजेक्शन जो आप स्नेक बाइट में देते हो पेशेंट्स को, वो पैसिव इम्यूनिटी इसीलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि उसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट स्नेक वेनम। दैट इज व्हाई बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना? यस। अगला क्वेश्चन, बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ट्रू। बोन मैरो प्रोवाइड्स द साइट ऑफ इंटरैक्शन फॉर, बिल्कुल भी नहीं। आपकी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कभी भी साइट ऑफ इंटरैक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स करती हैं। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इज एन इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट एनी डिजीज, ट्रू। वैक्सीनेशन आप इसीलिए लेते हैं ताकि मेमोरी सेल्स बन जाए, तो एक प्रिवेंटिव मेथड है डिजीजेस से बचने का। वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बेटा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक इफेक्टिव वे है प्रिवेंट करने का बीमारियों को, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडी। आप बिकॉज लगा के हमेशा रीड करके देखो। So both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, अगला क्वेश्चन, malignant tumor cause little damage, गलत है भैया, malignant तो बहुत खतरनाक है। malignant tumor show metastasis, ये बात बिल्कुल सही है। benign tumor cause less damage, malignant तो बहुत ही खतरनाक है and metastasis show करता है। तो assertion is false, reason is true, option 1, option 1। ठीक है, अगला, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज कंप्लीटली इफेक्टिव, नो, इट इज पार्शियली इफेक्टिव, कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं होती। एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, अभी अभी रिवाइज कराया था तो बताया था, स्मोकिंग से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। बिकॉज स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, क्योंकि स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा और हीम बाउंड ऑक्सीजन कम हो जाएगा।
बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरोइन एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। यस, हीरोइन मॉर्फिन ओपिएट नार्कोटिक्स है, डिप्रेसेंट्स की तरह काम करती है। डिप्रेसेंट्स की तरह काम करती है तो पहली बात तो स्टिमुलेट कर ही नहीं रही है किसी चीज को, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन नहीं, ये टोबैको का काम होता है बेटा, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन स्टिमुलेंट का काम है। A is true, assertion is true, reason is false, option 4 is the correct answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर फॉर एमीबिक डिसेंट्री। याद है मैकेनिकल कैरियर का क्या मतलब था? ये आपके वो क्या बोलते हैं, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो की तरह भी नहीं है जो फाइलेरियासिस के लिए वेक्टर का काम कर रही है, या एनोफिलीज की तरह भी नहीं है जो मलेरिया के लिए बेटा एज अ वेक्टर काम कर रही है, क्योंकि उनके अंदर तो पैथोजन जाता है और सम पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड, वो उस तरीके के वेक्टर्स हैं। ये सिर्फ एक मैकेनिकल कैरियर है, ये आपके फीसिस पर बैठेगा और फीसिस से बेटा पैथोजन को अपने बेटा अपेंडेजेस में चिपका के आपके खाने को कंटामिनेट करेगा, याद है, इसलिए ये एक प्रकार का मैकेनिकल कैरियर है। It serves to transmit the parasite from the feces of an infected person to food and food products, thereby contaminating them। बिल्कुल सही, तभी तो बेटा ये एक प्रकार का मैकेनिकल कैरियर है। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीजेस आर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, नहीं, दोज आर एलर्जी। Allergy is exaggerated response of the immune system beta। Assertion is true, reason is false, option 4 is the correct answer। Option 4 is the correct answer। अगला question, an antibody is represented by या as H2L2, बिल्कुल सही, दो हेवी चेन होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं, तो represented as H2L2। Each antibody molecule has a 2 peptide chain, नहीं, इन जनरल अगर आप एंटीबॉडी की बात करोगे तो ईच एंटीबॉडी इज हैविंग बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, दो आपके पास हैवी, दो आपके पास लाइट। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया मोर एंड मोर चिल्ड्रन सफर फ्रॉम एलर्जीज। यस, मोर एंड मोर चिल्ड्रन सफर फ्रॉम एलर्जी इन मेट्रो सिटीज। चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज गेट प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अर्ली इन देयर लाइफ। यस, इतना ज्यादा बेटा छुई मुई बना के रखोगे, नो 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 नो, मिट्टी में नहीं खेलने का, नो 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 बेटा, नो बेटा, ऐसे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जितना ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखोगे उतनी ज्यादा इम्यून सिस्टम पुअर होगी बेटा। सो दोनों करेक्ट है एंड यही तो रीजन है कि वो ज्यादा सफर करते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला बेटा, मैक्रोफाजस एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। मतलब बेटा बचपन में हम लोग मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी खाई है, मिट्टी में बैठे हैं, सोए हैं, लिपटे हैं, ठीक है, एक वो स्थिति और एक आज की स्थिति है। नो नो नो, डस्ट, हैंड वॉश, गो 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 बेटा, चेंज योर क्लोथ, हैंड वॉश। ठीक है, चलो, मैक्रोफाजस एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। यस, in macrophages the virus continues to increase in number। yes, reason is the correct explanation। macrophages पर जब अटैक होता है तो macrophages के अंदर आपकी वायरस बहुत ज्यादा डिवाइड करती है बच्चों, और इसीलिए तो macrophage act like HIV factory। ठीक है ना, both assertion reason are true and reason is the correct explanation। T helper cells का नंबर रिड्यूस हो जाता है from 1200 to only 200 per mm³ of your blood। अगला क्वेश्चन, टिश्यू मैचिंग इज एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। यस, टिश्यू मैचिंग की जरूरत होती है कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। यस, दोनों करेक्ट है। टिश्यू मैचिंग इज एसेंशियल फॉर अंडरटेकिंग ग्राफ्ट, दोनों अपने आप में करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये पहला 3 आंसर आया है, 3, दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है पर इंडिपेंडेंट वे में करेक्ट है। टिश्यू मैचिंग की जरूरत होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले, सही बात है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सही बात है, लेकिन रीजन आपकी एक्सप्लेन नहीं कर रही है ना बेटा, है ना। यस, सही है, समझ गए ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो
एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, बिल्कुल सही। एक्टिव इम्यूनिटी में बेटा टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनाने में, है ना, तो इसको टाइम लगेगा। पैसिव इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल देते हो, करेक्ट बात है। इन एक्टिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस, नहीं। इन एक्टिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द पर्सन, नहीं बेटा। इन एक्टिव इम्यूनिटी एंटीजन से आप एक्सपोज होते हो और तब जाके आप एंटीबॉडीज बनाते हो, इसीलिए तो टाइम लगता है। रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। फोर्थ, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ। अभी अभी एनसीईआरटी में पढ़ाया था, एक्सेसिव डोजेज हो जाएगा तो कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस आर इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। यस, आपको ये सारे बिहेवियरल पैटर्न दिखेंगे उस इंसान के अंदर जिसने ड्रग अब्यूज किया है, ठीक है, ये अल्कोहल अब्यूज किया। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन में कॉज हैल्यूसिनेशंस। ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कोकेन का एक्सेसिव डोजेज हो जाए तो उससे भी हैल्यूसिनेशंस हो सकती है, जबकि वो हैल्यूसिनोजन नहीं है, वो तो एक स्टिमुलेंट है, बट उसका एक्सेसिव डोजेज से हैल्यूसिनेशंस हो सकती है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 years, for more than 400 years. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, ठीक है ना। 1, जितने भी बच्चों ने दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट बोला है ना, ऑप्शन 3 लिखा है। जितने भी बच्चों ने इसमें ऑप्शन 3 लिखा है उन्होंने ये 400 खुद से रीड कर लिया है। अगला क्वेश्चन, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियरल पैटर्न। यस, तभी तो हम बोलते हैं कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। बोला HIV ज्यादातर स्प्रेड होता है अपने खुद के कॉन्शियस बिहेवियर से, आप जानते हुए भी कि ये इस प्रकार से फैल सकता है। इंट्रावीनस ड्रग लेंगे तो हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा इन्फेक्टेड पर्सन से तो फैल सकता है। तो कॉन्शियस पैटर्न की वजह से ही ये फैलता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ वाइडली यूज्ड डायग्नोसिस टेस्ट फॉर एड्स इज एलाइजा। यस, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। स्प्लीन एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, लिम्फ में जितनी भी चीजें बेटा पैथोजन अगर आएगी वो ट्रैप होती है लिम्फ में और लिम्फ नोड उसे फिल्टर करता है। ब्लड में अगर कोई भी पैथोजन आता है तो ब्लड के पैथोजन से एंटीजन को फिल्टर करने वाला ऑर्गन होता है स्प्लीन। दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई थिंक बस थोड़े से क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से, रो मत, थोड़े से क्वेश्चन है। थाइमस इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। नहीं, बोन मैरो में प्रोडक्शन होती है, थाइमस में नहीं होती है बेटा। थाइमस इज क्वाइट स्मॉल एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इट कीप्स इंक्रीजिंग, नहीं, इट कीप्स डिक्रीजिंग बेटा। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन 4। बोन मैरो मेन ऑर्गन है बेटा जहां सारे ब्लड सेल्स बनते हैं और थाइमस रिड्यूसेस विद एज, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये allergy is due to the release of chemicals like histamine, serotonin from the mast cell. Yes, allergic response में histamine, serotonin ये release होते हैं। Large scale production of vaccine was possible because of recombinant DNA technology. Yes, absolutely true. बड़े स्केल में हम वैक्सीन इसीलिए बना पाए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आ गई, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी और इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे एक बूम था, कैसे एक रेवोल्यूशन था, कैसे इतना इंपॉर्टेंट था। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर बेटा, वंडरफुल चैप्टर, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। यस, अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, IgG, IgA, IgE, IgM। T cells themselves do not secrete antibody but help B cell to produce them. T cell खुद तो एंटीबॉडी नहीं बना रहा बट हेल्प कर रहा है, T हेल्पर सेल्स हेल्प करते हैं ना। यस, दोनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ऑप्शन 2 तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, यूज ऑफ वैक्सीन्स हेल्प्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। यस, स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट मतलब गायब हो चुका है, अब किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैक्सीन्स का यूज किया, तो वैक्सीन्स की मदद से कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया है। इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गंबूशिया इन पॉन्ड्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग ऑफ एयरबॉर्न, नहीं बेटा, बल्कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस यानी जैसे कि मच्छरों को अगर कंट्रोल करना है, तो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए मच्छरों के लार्वा को फीड करता है गंबूशिया। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज नॉट ट्रू, वन इज ट्रू, सेकंड इज नॉट ट्रू, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट यूज ग्राफ्ट जस्ट फ्रॉम एनी सोर्स। यस, हम किसी का भी ग्राफ्ट यूज नहीं कर सकते, किसी से भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा सकते। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, नहीं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, नॉट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीडिएटेड का मतलब होता है ह्यूमोरल, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आती है बी सेल्स, और बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिनाइन ट्यूमर जनरली ग्रो, नहीं, बिनाइन ट्यूमर सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। Antibodies against cancer specific antigens are used for detection of, ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा कि antibodies against cancer specific antigens are used for detection of certain cancers. Benign tumor cells grow very rapidly, ये malignant के लिए दिया हुआ है, ये malignant के लिए दिया हुआ है। फिर भी बेटा मैंने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना चाहती हूँ, हो सकता है इन्होंने ओवरऑल ना कभी कभार कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, बट आई एम प्रिटी श्योर ये malignant के लिए दिया हुआ है ना। वन इनकरेक्ट है, बट लेट्स स्टिल एक बार रीड एनसीईआरटी वंस, ठीक है। हमारे हिसाब से तो फॉल्स है, दिस इज द पॉइंट रिलेटेड विद मैलिग्नेंट, ठीक है, बट एनसीईआरटी की लाइंस हम एक बार ही देख लेते हैं। आप लोग भी यही आंसर दे रहे हैं। वेयर इज कैंसर? बिनाइन नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड, अच्छा, ग्रो इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, अच्छा अपने आसपास। अच्छा देखो ये सेम, ऑन द अदर हैंड प्रोलिफरेटिंग सेल्स, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग वाला प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट के लिए दिया हुआ है, तो ये बिनाइन के लिए वैसे भी नहीं है, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, कई बार ना एनसीईआरटी की लाइंस को फिर भी पढ़ लेना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ट्यूमर तो बेटा देखो जहां पे भी है, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर ही क्यों ना हो, वो ट्यूमर इसीलिए बना क्योंकि वो रैपिडली ग्रो किया। आप मेरी बात को समझना, ट्यूमर इसीलिए बना क्योंकि वो रैपिडली ग्रो किया, नहीं तो वो ट्यूमर नहीं बनता। एबनॉर्मली ग्रो किया तभी तो ट्यूमर बना ना। पर बहुत, और ऐसा नहीं है कि जीरो डैमेज कॉज करता है, हम कहते हैं लीस्ट डैमेज, बट इन्वेड करने की प्रॉपर्टी, मेटास्टैसिस करने की प्रॉपर्टी, ये पूरा जो पॉइंट लिखा हुआ है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन टू, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल। यस, कीमोथेरेपी करते हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर नियोप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स ओनली, फॉल्स। नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बेटा आपके पास बायोलॉजिकल एजेंट्स नहीं होते, अदर एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ओनली वाला पॉइंट गलत हो गया, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, बहुत ही सारे क्वेश्चंस किए, हाँ। पूरे चैप्टर को हमने कवर किया है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एटलीस्ट आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो भी तो तुम्हारा भला हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा भला तभी हो सकता है बेटा, तुम्हारा भला तुम खुद कर सकते हो, स्वयं की मदद तुम स्वयं कर सकते हो, स्वयं का भला तुम स्वयं कर सकते हो, और उसका एकमात्र उपाय है पढ़ाई करना। उत्कर्ष, नंबर नहीं लेना है, पढ़ाई लिखाई करनी है ना। कल को तेरे से बेटा कोई तेरा नंबर पूछेगा ना, ये वाला नंबर, तो फिर बताने लायक नंबर भी तो होने चाहिए ना, तभी तो बता पाओगे। यस, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि दैट इज द ओनली उपाय फॉर यू ऑल।
बाकी कोई उपाय काम नहीं आएगा बेटा लास्ट में एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में सिर्फ आपका रिवीजन किया हुआ, कल 2-3 बच्चे और आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, है ना, क्योंकि मेरे से यूजुअली सिलेक्टेड बच्चों का मिलना नहीं हो पाता, मेन हेड ऑफिस कहीं और है, मैं कहीं और से क्लासेस लेती हूँ, बट कैसे कैसे करके बच्चे अपना रास्ता निकाल लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं अपने टीचर्स से मिलने का। तो कुछ आप ही के लक्ष्य के बच्चों से हम मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। हमेशा बच्चों से मिलना अच्छा लगता है और उम्मीद करूंगी कि आपसे भी आगे हम कभी मिल पाए। सॉन्ग सुना दें आपको? ठीक है, चलिए सॉन्ग सुना देते हैं। कौन सा सॉन्ग सुनाएं आप लोगों को? हाँ, क्या सॉन्ग सुनाएं आप लोगों को? सॉन्ग हमको याद ही नहीं आता है बेटा। हाँ, और हमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर शुरू करना है। आपके बेटा आपके यहाँ पे जिस पैटर्न में सिलेबस दिया हुआ है हमें उसी को फॉलो करना पड़ता है, और आपके आगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस दिया हुआ है। दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के, जिसे हम करेंगे। ठीक है, यस। चलो ये रातें ये मौसम सुना देते हैं हम, ठीक है। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। गला खराब हो गया लास्ट तक आते आते। बाकी पढ़ाई कीजिए बेटा, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं बेटा कल की क्लास में फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में। काफी दिनों के बाद हमारी क्लास हुई है, तो हम मिलेंगे बेटा कल की क्लास में, ठीक है। और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा आपको लेक्चर कैसा लगा। एनसीईआरटी की जो बची हुई लाइंस है उसको जरूर 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 पढ़ना, ठीक है। थैंक यू ऑल बेटा, मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।